अस्सलामुअलैकुम। आज हमारा लॉ ऑफ टॉर्ट सीरीज का 8th लेसन है जिसमें हम टॉर्ट, कॉन्ट्रैक्ट और क्राइम का आपस में डिफरेंस देखेंगे। अब हम क्राइम और टॉर्ट का डिफरेंस देख लेते हैं। टॉर्ट में वो कहता है कि इसमें प्राइवेट राइट इन्फ्रिंज होता है, यानी कि किसी एक पर्सन का या किसी प्राइवेट पार्टी का राइट इन्फ्रिंज होता है। और क्राइम जो है इज अ वियोलेशन ऑफ पब्लिक राइट, इसमें पब्लिक एट लार्ज का राइट इन्फ्रिंज होता है। नेक्स्ट है एज टू पार्टीज, यानी कि केस है क्रिमिनल नेचर का या टॉर्टियस नेचर का, उसमें पार्टीज को हम क्या कहेंगे। टॉर्ट में पार्टीज को हम प्लेंटिफ और डिफेंडेंट कहेंगे, जैसे हम सिविल केसेस में कहते हैं। और क्रिमिनल लॉ में हम इसको कहेंगे स्टेट वर्सेस एक्यूज्ड। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें पब्लिक राइट इन्फ्रिंज होता है, तो इसमें जो मुद्दई होती है वो स्टेट होती है, रियासत होती है। नेक्स्ट इसमें है एज टू प्रोसीडिंग्स। इसमें वो कहता है टॉर्ट में प्रोसीडिंग्स आर कंडक्टेड बाय इंजर्ड पर्सन, यानी कि जो केस इनिशिएट करता है वो इंजर्ड पर्सन जो है वो करता है, जिसका राइट इन्फ्रिंज होता है वही दावा दायर करता है। और क्रिमिनल लॉ में प्रोसीडिंग्स आर कंडक्टेड बाय स्टेट्स, यानी कि रियासत मुद्दई होती है और जो केस है वो रियासत की तरफ से यानी कि स्टेट की तरफ से दायर किया जाता है। उसमें हम फिर पार्टी का नाम नहीं बल्कि स्टेट वर्सेस XYZ जो भी एक्यूज्ड का नाम है वो लिखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारे पास वो है एज टू पनिशमेंट। इसमें वो कहता है कि लॉ ऑफ टॉर्ट्स में जो टॉर्ट कमिट करता है वो डैमेजेस पे करता है, वो हर्जाना देता है। और क्रिमिनल लॉ में उसको प्रिजन में भेज दिया जाता है, यानी कि उसको जेल की जाती है, उसको सजा दी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारे पास है वो है एज टू प्रोसीजर, यानी कि जो टॉर्ट है उसमें जो भी प्रोसीडिंग्स होती हैं, जो भी कार्रवाई होती है वो सिविल लॉ के अकॉर्डिंग होती है, यानी कि सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के अकॉर्डिंग होती है। और क्रिमिनल लॉ के अंदर जो कार्रवाई की जाती है वो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898 के अकॉर्डिंग की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है एज टू डिफेंस। इसमें वो कहता है कि नेसेसिटी इज अ डिफेंस इन टॉर्ट्स, यानी कि लॉ ऑफ टॉर्ट में अगर हम कोई रॉन्ग एज अ नेसेसिटी करते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत के तहत या मजबूरी के तहत अगर हम कोई रॉन्ग कमिट करते हैं तो वो एक्सक्यूजेबल है, हम उसको एज अ डिफेंस जो है वो पेश कर सकते हैं। लेकिन क्रिमिनल केसेस में नेसेसिटी जो है वो एज अ डिफेंस नहीं ली जा सकती, वो एक्सक्यूजेबल नहीं है। अगर हम किसी के साथ कोई जुर्म करते हैं, हम किसी का कत्ल कर देते हैं या कोई भी हम इस तरह का कोई जुर्म करते हैं, उसमें हम नेसेसिटी को एज अ डिफेंस नहीं ले सकते। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास एज टू इंटेंशन। लॉ ऑफ टॉर्ट्स में अगर हम किसी के साथ कोई रॉन्ग कमिट कर देते हैं तो उसमें इंटेंशन जो है वो रेलिवेंट नहीं है, लेकिन क्रिमिनल केसेस में इंटेंशन जो है वो ऑलवेज रेलिवेंट है। यानी कि हमने क्रिमिनोलॉजी में ये चीज़ पढ़ी है कि क्राइम को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए एक्टस रिया, मेंस रिया और एक्शन टेकन जो है वो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये एलिमेंट्स इम्पॉर्टेंट हैं। लेकिन अगर कोई जुर्म करने में किसी की नीयत ही नहीं है, यानी कि किसी की इंटेंशन ही नहीं है, मेंस रिया यानी कि इंटेंशन के बगैर ही कोई क्राइम उससे कमिट हो जाता है, तो वो डिफेंसेबल है, क्योंकि उसमें उसकी नीयत नहीं है, उसकी इंटेंशन नहीं है वो जुर्म करने की, तो वो एक्सक्यूजेबल है, उसको एज अ डिफेंस लिया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास एज टू लाइबिलिटी। क्रिमिनल लॉ में अगर कोई बच्चा 7 साल से छोटा है और उससे कोई जुर्म हो जाता है तो वो उसके लिए लाइबल नहीं है, वो एज अ माइनर कंसिडर किया जाता है। लेकिन लॉ ऑफ टॉर्ट में अगर कोई बच्चा 7 साल का है या उससे छोटा है तो वो अपने टॉर्टियस एक्ट के लिए लाइबल होगा, चाहे वो माइनर ही क्यों ना हो। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास एज टू कोडिफिकेशन। कोडिफिकेशन का मतलब होता है कोई चीज़ हमारे पास तहरीरी तौर पे लिखी हुई हो, यानी कि रिटन फॉर्म में हो। जैसे कि क्रिमिनल लॉ जो है वो हमारे पास पाकिस्तान पीनल कोड की फॉर्म में लिखा हुआ मौजूद है। इसी तरह से जो टॉर्ट है वो कोडिफाइड नहीं है और स्टेट बुक्स में पाया नहीं जाता, उसके लिए सिविल प्रोसीजर कोड फॉलो करना पड़ता है। इससे में ये पता चला कि क्रिमिनल लॉ जो है वो कोडिफाइड है पाकिस्तान पीनल कोड की फॉर्म में, और जो टॉर्ट है वो हमारे पास कोडिफाइड नहीं है, लिखा हुआ नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास एज टू रॉन्ग डूअर। लॉ ऑफ टॉर्ट्स में जो रॉन्ग डूअर है, जो बंदा किसी का राइट इन्फ्रिंज करता है, उसको हम टॉर्ट फीजर कहते हैं, और क्रिमिनल लॉ में रॉन्ग डूअर को हम क्रिमिनल कहते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं लॉ ऑफ टॉर्ट्स और क्राइम का आपस में डिफरेंस। लॉ ऑफ टॉर्ट्स जो है वो राइट इन रेम प्रोटेक्ट करता है, राइट इन रेम को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। राइट इन रेम का मतलब होता है राइट ऑफ पब्लिक एट लार्ज, यानी कि ज़्यादा लोगों का, पब्लिक का जो राइट होता है, लॉ ऑफ टॉर्ट्स उसको प्रोटेक्ट करता है। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो प्रोटेक्ट करता है राइट इन पर्सोनम, यानी कि
किसी एक बंदे का राइट या फिर उन पार्टीज का राइट जो उस कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्व होती हैं। यानी कि उसमें हम किसी दूसरे तीसरे पर्सन को पार्टी नहीं बना सकते। जो कॉन्ट्रैक्ट की पार्टीज होती हैं, अगर कॉन्ट्रैक्ट वियोलेट हो जाता है तो उन पार्टीज के दरमियान ही उस मैटर को डिसाइड किया जाता है। तो यानी कि जो पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट होती हैं उनके राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया है। नेक्स्ट हमारे पास है एज टू डैमेजेस। लॉ ऑफ टॉर्ट्स जो है अनलिक्विडेटेड डैमेजेस प्रोवाइड करता है जो कि ऑलरेडी फिक्स्ड नहीं होते, जो कि अदालत ट्रायल के बाद डिसाइड करती है। और लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में डैमेजेस जो हैं वो लिक्विडेटेड होते हैं, यानी कि फिक्स्ड होते हैं। मिसाल के तौर पे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इस तरह की टर्म्स एंड कंडीशंस दी जाती हैं कि अगर आप ये कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं करते या इस कॉन्ट्रैक्ट की ब्रीच करते हैं तो आपको फला सज़ा मिलेगी या आपको इतना हर्जाना देना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पे जो हर्जाना है या जो सज़ा है वो फिक्स्ड है, डैमेजेस फिक्स कर दिए गए हैं। तो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में लिक्विडेटेड डैमेजेस होते हैं, यानी कि ऑलरेडी फिक्स्ड होते हैं अंडर कॉन्ट्रैक्ट। और लॉ ऑफ टॉर्ट्स में अनलिक्विडेटेड डैमेजेस होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर किसी के साथ कोई रॉन्ग कमिट हो जाता है तो उस सूरत में जो डैमेजेस हैं वो पहले से फिक्स्ड नहीं होते, वो अनलिक्विडेटेड होते हैं, जो कि बाद में ट्रायल के बाद कोर्ट ने डिसाइड करने होते हैं, या पार्टीज अगर एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडीज को फॉलो करती हैं तो वो आपस में डिसाइड कर लेती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास एज टू कॉन्सेंट। कॉन्सेंट का मतलब होता है इजाजत देना। लॉ ऑफ टॉर्ट्स को मोशन में लाने के लिए ये जरूरी है कि जो रॉन्ग कमिट हुआ है उसमें हमारी मर्जी ना हो, यानी कि इसमें हमने कोई लीव ना दी हो या कोई लाइसेंस परमिट ना किया हो। अगर कोई रॉन्ग कमिट हो जाता है और वहाँ पे लीव एंड लाइसेंस का एलिमेंट मौजूद है तो वो टॉर्ट नहीं होगा और वो जो रॉन्ग है वो डिफेंसेबल होगा। इससे ये साबित हुआ कि लॉ ऑफ टॉर्ट्स में कॉन्सेंट का एलिमेंट नहीं पाया जाता, लेकिन लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में ऑलवेज कॉन्सेंट का एलिमेंट पाया जाता है। यानी कि जब किसी कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी जाती हैं तो उसमें दोनों पार्टीज की इजाजत होती है, रजामंदी होती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास एज टू कोडिफिकेशन। लॉ ऑफ टॉर्ट्स जो है वो कोडिफाइड नहीं है, यानी कि रिटन फॉर्म में नहीं है, और लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कोडिफाइड फॉर्म में है, यानी कि वो रिटन फॉर्म में मौजूद है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास एज टू इंटेंशन। लॉ ऑफ टॉर्ट्स में इंटेंशन जो है वो कंसिडर की जाती है एज कंपेयर टू लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि किसी बंदे की टॉर्ट कमिट करने की नीयत थी भी या नहीं। लेकिन लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में जो है इंटेंशन रेलिवेंट नहीं है, यानी कि अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी जा चुकी हैं और अगर कोई बंदा इंटेंशनली या अनइंटेंशनली उन टर्म्स एंड कंडीशंस को ब्रेक करता है या उनकी वियोलेशन करता है तो वो रेलेवेंट नहीं है और वो जो वियोलेशन है वो कंसिडर की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास एज टू लिमिटेशन। लिमिटेशन एक्ट हमें ये बताता है कि हम कोई मैटर कितनी मुद्दत में अदालत में ला सकते हैं, और अगर हम उस टाइम पीरियड में नहीं लाते तो हम अपना राइट टू सू जो है वो खो बैठते हैं। तो लॉ ऑफ लिमिटेशन हमें कहता है कि अगर कोई टॉर्ट कमिट होता है तो हम उसको विद इन 1 ईयर अदालत में ला सकते हैं, और अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होता है तो उसको हम विद इन 3 ईयर अदालत में ला सकते हैं। और अगर हम इस पीरियड के अंदर वो मैटर अदालत में नहीं लेके आते तो वो टाइम बार्ड हो जाता है, उसके बाद हम अपनी जो राइट ऑफ एक्शन है वो खो बैठते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास एज टू माइनर। लॉ ऑफ टॉर्ट्स कहता है माइनर को सू भी किया जा सकता है और माइनर खुद भी किसी टॉर्टियस लाइबिलिटी के लिए किसी को सू कर सकता है। और लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहता है कि माइनर पर्सन कैन नॉट सू एंड कांट बी सू, यानी कि लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में माइनर पर्सन ना किसी के ऊपर मुकदमा कर सकता है और ना किसी माइनर के ऊपर मुकदमा किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास एज टू डिफेंस। लॉ ऑफ टॉर्ट में नेसेसिटी इज अ डिफेंस और लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में नेसेसिटी इज नॉट अ डिफेंस। अगर हम किसी कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशंस को ब्रीच कर देते हैं तो हम नेसेसिटी को उसमें कोई उज़र के तौर पे पेश नहीं कर सकते, डिफेंस के तौर पे नहीं पेश कर सकते। नेक्स्ट हमारे पास है एज टू वाइकेरियस लाइबिलिटी। वाइकेरियस लाइबिलिटी होता है कि कोई एक बंदा कोई टॉर्ट कमिट करे या कोई रॉन्ग कमिट करे, कोई जुर्म करे, तो उसकी लाइबिलिटी जो है वो किसी उसके सुपीरियर के ऊपर हो। यानी कि अगर कोई नौकर कोई जुर्म करता है या रॉन्ग कमिट करता है तो उसकी जो लाइबिलिटी होगी वो उसके मास्टर पे होगी, और अगर कोई बच्चा जो है वो जुर्म कर देता है या कोई रॉन्ग कमिट कर देता है तो उसकी जो वाइकेरियस लाइबिलिटी होगी वो उसके गार्डियन पे होगी। इसमें वो कहता है कि लॉ ऑफ टॉर्ट्स में प्रिंसिपल ऑफ वाइकेरियस लाइबिलिटी अप्लाई किया जा सकता है। यानी कि अगर किसी नौकर ने कोई टॉर्ट कमिट किया है
तो उसके जो मास्टर है उसके ऊपर उसकी वाइकेरियस लाइबिलिटी होगी। और इन लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में वो कहता है कि प्रिंसिपल ऑफ वाइकेरियस लाइबिलिटी अप्लाई नहीं होती, यानी कि जो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर रही हैं वही लाइबल होंगी, उनका मास्टर या गार्डियन वो उसमें लाइबल नहीं होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास एज टू एम। इसमें वो कहता है कि लॉ ऑफ टॉर्ट्स का जो एम है, जो मकसद है, वो है कंपनसेट करना, यानी कि अगर किसी के साथ रॉन्ग कमिट हुआ है, किसी ने कोई डैमेज सफ़र किया है, तो उसको उसकी कंपनसेशन दी जाए, उसको उसका हर्जाना दिया जाए। और लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का जो मकसद है वो है टू इन्फोर्स द प्रोमिसेस, यानी कि जो पार्टीज के दरमियान प्रॉमिस हुआ है या जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है या जो टर्म्स एंड कंडीशंस पे वो लोग एग्री किए हैं उनको इन्फोर्स करवाना। उम्मीद है आज का लेसन आपको समझ आया होगा। दोबारा मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेसन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।